तो स्टूडेंट्स, अपने जो लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 10 निश्चित समाकल, वहाँ पर हमने निश्चित समाकलन से संबंधित क्वेश्चंस को सोल्व किया था और हमने उसका जब इंट्रोडक्शन किया था निश्चित समाकल का, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि समाकलन की जो शुरुआत है, एक्चुअली के अंदर समाकलन की जो शुरुआत है वो समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हुई थी। और वो जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करते थे वो क्षेत्रफल हम अनंत श्रेणी के योगफल के रूप में ज्ञात करते थे। कि अगर अपने किसी भी समतल आकृति के क्षेत्रफल की बात करें तो उस समतल आकृति का जो क्षेत्रफल था, उस क्षेत्रफल को हम, समतल आकृति का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल को हम अनंत श्रेणी के योगफल के रूप में लिखते थे, अनंत श्रेणी के योग के रूप में। और उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, हमने, आपको ध्यान होगा, ऐसा एक सूत्र हमने लिखा था, जो भी इसका योगफल का सूत्र था उसके अंदर यहाँ हमने इस टर्म का यूज़ किया था, जिसको हमने निश्चित समाकल के अंदर भी यूज़ किया। और हमने सभी क्वेश्चंस जितने भी थे 10वीं प्रश्नावली में से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इसी के ऊपर आधारित सोल्व किए थे। और यहाँ पर फिर हमने वो गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ा था, जितने भी गुणधर्म थे, इसके 7 गुणधर्म थे, तो फिर उनके ऊपर भी बात की थी हमने। तो हमें सिर्फ यहाँ पर भी यही आइडिया लेना है कि समतल आकृतियों का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, समतल आकृतियों का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो कुछ इसी तरीके के प्रतिबंध की हमें फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी अपने को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है क्षेत्रकलन। क्षेत्रकलन का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी समतल आकृति, किसी भी समतल आकृति का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो समाकलन की सहायता से हम जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उस क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रकलन बोलेंगे। तो पहले तो अपने इसकी छोटी सी एक परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल, और वो भी किसकी सहायता से, समाकलन की सहायता से। किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से ज्ञात करने की प्रक्रिया। की प्रक्रिया को क्षेत्रकलन कहा जाता है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक तो एक्सरसाइज 11.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं। अभी बता दूं आपको, बोर्ड का जो एग्ज़ाम अभी 2020-21 के लिए, तो प्रवलय, दीर्घवृत्त, इन दोनों टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड ने एक बार रिमूव कर दिए हैं सिर्फ 2020-21 के लिए। तो अभी हमें जो भी समतल आकृतियाँ या जो भी समतल क्षेत्र जिनका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसमें हम रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर वृत्त और रेखाओं से संबंधित जितने भी समतल आकृतियाँ बन सकती हैं या इसके अलावा कोई त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर आधारित कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन एक्स से रिलेटेड है या कोस एक्स से रिलेटेड है, तो उनके क्षेत्रफल, ये अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में से, तो रेखाओं से संबंधित सभी क्वेश्चन और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन जिसमें वृत्त आएगा, और इसके अलावा साइन एक्स या कोस एक्स, इस तरीके से इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। ये वाले क्वेश्चन अपने को सारे करने, और कौन से नहीं करने, तो कौन से नहीं करने, तो हमें नहीं करने क्वेश्चन जिसमें प्रवलय होगा और एक दीर्घवृत्त होगा। कि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने को सॉल्व नहीं करने हैं। सिर्फ हमें इन 3-4 प्रकार के ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, चाहे वो 11.1 है, चाहे वो 11.2 या फिर विविध की बात करें या फिर पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब की अगर बात करें तो सिर्फ इन 4-5 टॉपिक के ऊपर ही अपने क्वेश्चन करने हैं। प्रवलय और दीर्घवृत्त का अपने को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्षेत्रफल की परिभाषा मैंने लिख दी है। अभी इसका एक बिल्कुल बेसिक थोड़ा बहुत एक अपने इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं और उसके बाद में 2 सूत्र अपने को ध्यान में रखने हैं और फिर उन्हीं दो सूत्रों से ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने जो 11.1 है, चाहे वो 11.2 जहीं कहाँ भी है, वो सारे के सारे अपने उनको सोल्व कर लेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। कि सामान्य जो वक्र हैं उनके अंतर्गत हम क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो अपने करें कि हमारे पास एक तो होना चाहिए फलन। पहली बात कि हमें जिस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस आकृति से रिलेटेड एक फलन हमारे पास होना चाहिए और सामान्यतः वो जो फलन है वो x और y के पदों में होगा। कि सबसे पहली
जो बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हमारे पास एक होना चाहिए फलन, और वो फलन सामान्यतः किस रूप में होगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स के रूप में। वो y के बराबर भी हो सकता है या x और y के कॉम्बिनेशन किसी भी रूप में हो सकता है। कि जैसे अपने बात करें कि y बराबर 2x प्लस 1 या वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4, इस तरीके से कुछ भी कि y और x का कैसा भी कॉम्बिनेशन बना के दिया जा सकता है। कि पहली बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, y बराबर 2 रूट एक्स या x माइनस 2y बराबर 8, कुछ भी। कि पहली बात तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फलन होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, ठीक है, एक तो चीज़ हमारे पास क्या हो, फलन हो। दूसरा जो अपने को इसमें चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर क्वेश्चन के अंदर उसका यूज़ होगा, कि हमें 2 कोटियों के मान चाहिए, 2 कोटियों के मान। और ध्यान देना, अभी जो भी अपने ये साधारण वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे यह हम x अक्ष से बंद होने वाले वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, हम अभी मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो है x अक्ष से परिबद्ध, x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। कि हमारे सिलेबस के अंदर 2 प्रकार के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो x अक्ष से परिबद्ध और एक y अक्ष से परिबद्ध। ठीक है, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। 11.1 के अंदर लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके का यूज़ हो जाएगा, x अक्ष से परिबद्ध या y अक्ष से परिबद्ध। कि जो भी हमें वक्र मिलेगा उस वक्र को बंद करने के लिए हमें कौन सी अक्ष की ज़रूरत पड़ रही है, x अक्ष से उसको अपने बंद करना चाहते हैं या y अक्ष से उसको बंद करना चाहते हैं। तो बंद करने के लिए ये 2 कोटियों के मान हमारे पास होने चाहिए। कि हमारे पास कोई 2 कोटियाँ, जैसे x बराबर a और x बराबर b, ठीक है, ये कोई 2 हमने कोटियाँ मान ली। और कोटियों का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, y अक्ष के समांतर रेखाओं से है। कि x बराबर a और x बराबर b y अक्ष के समांतर कोई भी 2 रेखाएं हो सकती हैं। और a और b जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट है। कि जैसे मान लीजिए अपने को बोल दिया कि x बराबर 1 और फिर बोल दिया मान लो x बराबर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x बराबर 1 का मतलब है कि जहाँ x का मान 1 होगा वहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो y अक्ष के समांतर होगी, कुछ इस तरीके से। कि अगर अपने इस कार्तीय तल की बात करें, ये मूल बिंदु हमारे पास ये x अक्ष है, तो x बराबर 1 का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का मान 1 है, तो यहाँ पर अपने एक ऐसे रेखा खींच देंगे इस तरीके से और इसको लिख देंगे ऐसे x बराबर 1। और x बराबर 3 की बात करें तो ये 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 और 3, तो यहाँ एक रेखा खींच देंगे तो इसको बोल देंगे x बराबर 3। तो इस तरीके से 2 कोटियाँ हमारे पास होनी चाहिए। ये y अक्ष है, ठीक है, ये y डैश। मतलब पहले तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी जिन बातों की, कि हमें एक तो फलन की ज़रूरत पड़ने वाली है, 2 कोटियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और हम बात किसके लिए कर रहे हैं, x अक्ष से परिबद्ध के लिए। तो कोटियों का मतलब यहाँ पर 2 ऐसी रेखाएं जो इस y के क्या होंगी, समांतर होंगी। तो x बराबर a और x बराबर b, ये 2 कोई रेखाएं हैं जो y अक्ष के क्या है, समांतर हैं। तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जैसे ये a का मान है और ये b का मान, a का मान आप छोटी संख्या को रखेंगे और b बड़ी संख्या को ले लेंगे, तो ये a और ये b बन जाएंगे। तो x बराबर 1 के लिए ये वाली लाइन हमने खींच दी और x बराबर 3 के लिए ये वाली लाइन हमने खींच दी। तो ये 2 कोटियाँ, ठीक है, वक्र 2 कोटियाँ, और एक बंद किससे करना है, तो x अक्ष से जैसे मान लीजिए कि बंद करना है। एग्जाम्पल देखिए वैसे ही एक तरीके का, कि जैसे फलन तो हमने मान लिया y बराबर एफ ऑफ एक्स और x बराबर a और x बराबर b, ये हमने 2 कोटियाँ मान ली। और एक हमने मान लिया कि x अक्ष से परिबद्ध, x अक्ष से परिबद्ध, ठीक है। तो एक फलन हो गया, 2 कोटियाँ, और नंबर 3 x अक्ष। 3 बातों की ज़रूरत हमें पड़ेगी हर क्वेश्चन के अंदर। 11वें चैप्टर के हर क्वेश्चन के अंदर हमें इन 3 बातों की तो ज़रूरत पड़नी है। फलन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 कोटियों की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में x अक्ष से परिबद्ध की वो बंद किससे हो रहा है। तो इसका डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि ये हमने कार्तीय तल बनाया एक, जैसे फलन मान लीजिए कि इस फलन के लिए ये हमने वक्र मान लिया,
ठीक है। वक्र हम वही कि x के मान लिख के y के 2-3 मान प्राप्त कर लेंगे, उनको अपने इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कहीं भी जहाँ भी बनता होगा वहाँ ज्वाइन करके और ग्राफ खींच लेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो हमने एक बार मान लिया कि ये y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए ग्राफ है, इस फलन का ये ग्राफ हमने मान लिया। और फिर ये दो कोटियाँ, ये पहली कोटि मान ली हमने यहाँ पर x बराबर a, और ये दूसरी कोटि हमने यहाँ मान ली x बराबर b, और तीसरा x अक्ष ये बनी हुई है x अक्ष। तो परिबद्ध x अक्ष से परिबद्ध मतलब बंद होने वाला, परिबद्ध मतलब उसको बंद करना है x अक्ष से। तो इस क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पर, इस क्षेत्र की, कि इस जिसको मैंने अभी ये छायांकित किया है, ठीक है। इस क्षेत्र के अंदर ये सारी बातें शामिल हैं। मतलब यहाँ पर फलन भी आ चुका है, हमें उभयनिष्ठ बंद होने वाले क्षेत्र की बात करनी है। तो यहाँ पर ये फलन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिख देते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स। और फिर उसके बाद में दो कोटियाँ हमारे पास हैं, x बराबर a और x बराबर b। ये x बराबर a और x बराबर b, ये दो कोटियाँ, और x अक्ष से परिबद्ध, ये x अक्ष हमने बना दी, तो इसको हमने ये बंद कर दिया, तो ये छायांकित हिस्सा ये वाला। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसी तरीके का काम हमने निश्चित समाकल के अंदर भी तो किया था। हमने अनंत श्रेणियों का योगफल ज्ञात किया था, वहाँ पर हमने एक सिग्मा के रूप में एक बड़ा सा सूत्र भी लिखा था। और इस पूरी टर्म को, ये जो जितना भी हमारे पास ये मान बनेगा, इस मान को फिर हमने एक निश्चित समाकल के रूप में दिखाया भी था, और मैंने वो भी बीच में लिखा भी था किस तरीके से कि समाकल जैसे करना हो a से लेकर b तक एफ ऑफ एक्स और डॉट में dx। तो यही वो समाकल, इसका जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने का सूत्र है। अभी इस सूत्र के ऊपर भी आएंगे और इसके अपने को बात करनी है। और उससे पहले हम यहाँ फिर से कि किस तरीके से ये जो सूत्र बना, इस सूत्र को यहाँ पर ड्राइव किया गया है, एक थोड़ी सी उसके ऊपर अपने को बस लास्ट यहाँ पर बात करनी है, और फिर अपने इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो अभी अपनों ने जो डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को अपने थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अपने को सूत्र समझने में कोई दिक्कत ना आए। ये पहली कोटि हमने बनाई, यहाँ लिख देता हूँ x बराबर a, ठीक है। ये पहली कोटि x बराबर a, और दूसरी कोटि अपने यहाँ बना लेते हैं x बराबर b। और ये ग्राफ है फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स का। इनको नाम देना चाहिए तो नाम देते हैं a b c d। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है a b c d a का, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ a b c d a, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्षेत्रफल मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर जब हमने निश्चित समाकल, जब योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकल किया था, तो वहाँ पर हमने इस क्षेत्र को अलग अलग n बराबर अल्पांशों में विभाजित किया था। यहाँ पर हमने अल्पांश बनाए थे, n भागों में इसको विभाजित किया था, और बाद में हम n भागों से अनंत पर चले गए थे। तो कुछ उसी तरीके का काम अब अपने को यहाँ पर फिर से करना है, लेकिन इस बार अभी हम सिर्फ एक ही अल्पांश की बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई एक छोटा सा इसका हिस्सा लिया, इस तरीके से, और इस बिंदु के, ठीक है, इस बिंदु को वैसे कोई नाम दे देते हैं हमने, जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया P और इस बिंदु को नाम दे दिया Q, ठीक है। तो P और Q के निर्देशांक, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माना P बिंदु के जो निर्देशांक है वो हैं x, y, और Q बिंदु के निर्देशांक है मान लीजिए x प्लस में डेल x और y प्लस में डेल y, इस तरीके से, ठीक है। अलग दूरी पर ही है, वो अलग दूरी मैंने डेल x और डेल y के रूप में निर्देशांकों में यहाँ पर मैंने अंतर दिखा दिया कि थोड़ा सा ही आगे है उससे, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक और Q बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। करना क्या है अपने को, ध्यान देना, यहाँ पर हमें आयत की रचना करनी है। यहाँ पर किसकी रचना करनी है, आयत की। और वो रचना होगी कैसे, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दें इसे, ठीक है। सामने वाली जो ये रेखाखंड है सामने वाला, यहाँ पर एक लंब डाल देंगे, तो इसको भी पूरा नाम P Q R S और T। तो मेरे पास एक आयत यहाँ पर बन चुका है, और वो आयत कौन सा है, P R S T, ठीक है। P R S T आयत, P R S T। तो पहला आयत कौन सा बना, P R S T,
अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, ठीक है, PRST आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल तो होता है उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है वो PT के बराबर है, PT, और चौड़ाई जो है वो TS के बराबर है। अब हमें ये देखना है कि इस आयत का क्षेत्रफल आएगा कितना, मतलब PT इंटू TS कितना होगा। तो ये जो लंबाई है, ये वाली, ये लंबाई P बिंदु के लिए y निर्देशांक के बराबर हो जाएगी। P बिंदु के लिए y निर्देशांक जो है PT, कहने का मतलब ये है कि PT का जो मान है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। तो लंबाई तो आ गई y। अब TS का मान कैसे ज्ञात करेंगे, TS का मान, ठीक है, इस TS का मान ज्ञात करना है। तो TS का मान ज्ञात करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे। देखो O से लेकर T तक ये P बिंदु के लिए x निर्देशांक है। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ OT x के बराबर है। और OS की बात करूँ, OS की, तो OS जो है वो Q बिंदु के लिए x निर्देशांक है, मतलब x प्लस में डेल x, ठीक है। ये दोनों मान वहाँ पर ज्यामिति की रचना ये जानते हैं हमने, ये काम तो हमने छोटी क्लासों में इससे ही सीखा हुआ है, जब से हमने कार्तीय तल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अब OT और OS की सहायता से TS का मान निकालेंगे। तो TS का जो मान है वो OS माइनस OT के बराबर आ जाएगा वहाँ से। तो TS का मान जो है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब x प्लस में डेल x में से x को माइनस करना है, तो TS का जो मान है वो डेल x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल x अपने को लिखना है। तो ये क्षेत्रफल आ चुका है मेरे पास इस आयत का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो y इंटू डेल x के बराबर है। अब इसी तरीके से हमें एक और आयत यहाँ पर बनाना है, एक दूसरा आयत अपने यहाँ पर बनाएंगे। अब वो दूसरा जो आयत है वो देखना कैसे बनेगा। अब इसको ऊपर बढ़ा देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 90 डिग्री की लाइन है। तो अपने इस बिंदु को कोई भी नाम दे देते हैं। इस ऊपर वाले बिंदु को नाम दे दो E, ठीक है। ऊपर वाले बिंदु को मैंने नाम दे दिया E। तो आयत कौन सा बना मेरे पास, EQ, ठीक है, EQST। अब मुझे इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इस आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो लंबाई तो हो जाएगी QS, चौड़ाई वही पहले वाली रहेगी TS। अब QS जो है, ये Q बिंदु के लिए y निर्देशांक है, Q बिंदु के लिए y निर्देशांक, मतलब ये वाला जो मान है y प्लस में डेल y इंटू TS का मान वही पहले वाला डेल x, ठीक है। इसको तो कोई हल कर ही नहीं पाएंगे अपने, बस इतना ही रहेगा ये लो, ये हमारे पास दो आयतों के क्षेत्रफल आ चुके हैं, ठीक है। दो आयतों के क्षेत्रफल आ गए हमारे पास। पहले आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखा हुआ है, ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, ठीक है। यहीं से पहले तो ये देख लो कि इन दोनों में से कौन सा मान बड़ा है। इसको हल करने पर और इसको हल करने पर कौन सा रिजल्ट बड़ा आंसर देगा अपने को, तो वो अपने जानते हैं कि यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो यहाँ से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये जो आयत है PRST, ये सिर्फ ये नीचे वाला जो आयत है PRST सिर्फ इतने का ही क्षेत्रफल है, और यहाँ से जो क्षेत्रफल है वो EQST, ये पूरा बड़े वाला आयत, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल से ज़्यादा आएगा, ठीक है। नंबर एक कि अपने समझ सकते हैं आसानी से कि एरिया ऑफ EQST ये बड़ा होगा एरिया ऑफ PRST के, ठीक है। इतनी बात तो अपने आसानी से जानते हैं। अब देखना इन दोनों के बीच में, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में एक क्षेत्रफल जो हमने, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखना PQ, ठीक है, PQST की, अगर मैं PQST की बात करूं, देखना PQST इस आकृति का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, PQST इस आकृति का क्षेत्रफल आप मान लीजिए कि DA के बराबर है। सुविधा के लिए हमने कोई इसको नाम दे दिया DA। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ PQST हमने इसको क्या मान लिया, DA मान लिया। इसको PQST को, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़
इसको छोड़ दिए, इसको भूल जाइए, ठीक है। दोनों आयतों को भूल जाओ अभी कि PQST, ठीक है, PQST इस तरीके से, PQST। तो इस क्षेत्र को हमने क्या मान लिया, DA मान लिया, ठीक है। और अपने यहाँ से कह सकते हैं कि DA का जो मान है वो इस मान और इस मान के, इन दोनों के बीच में रहेगा। मतलब DA का जो मान है वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, क्योंकि DA जो है मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है वो वहाँ पर मैंने बना रखा है, क्योंकि देखो ये नीचे वाला आयत है यहाँ पर, तो जो नीचे वाला आयत है यहाँ पर R बिंदु है इस आकृति के अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो PRST का जो एरिया है वो इस पूरे एरिया से तो क्या छोटा ही है ना। मतलब DA का जो मान आएगा वो इससे, ठीक है, इस मान से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इस मान से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि इस मान से छोटा इसलिए होगा क्योंकि ये वाला जो मान है ये बड़े वाला आयत है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर E है, तो अपने कह सकते हैं कि DA का मान इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि DA का जो मान है वो इन दोनों के बीच में रहने वाला है। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा। तो अभी जो क्षेत्रफल ज्ञात किया मैंने वो यहाँ पर एक बार लिख दिए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो DA का मान है, ठीक है, DA का जो मान आएगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसको अपने यहाँ से लिख लेते हैं कि y डॉट डेल एक्स, ये छोटा होगा DA से और DA छोटा होगा y प्लस डेल वाई इंटू में डेल एक्स से, ठीक है। यहाँ पर अब अपने को क्या करना है कि दोनों तरफ डेल एक्स का क्या करना है, भाग देना है। दोनों तरफ डेल एक्स का भाग देने पर यहाँ पर एक चेंजिंग एक करोगी, इसको डी अभी नहीं लिखना, इसको डेल के रूप में ही रखिए, ठीक है। इस सिंबल को डेल के रूप में रखेंगे अपने। तो डेल एक्स का भाग देने पर, तो यहाँ पर डेल एक्स का भाग दोगे तो डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा तो वाई रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा डेल ए अपॉन में डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करना है, ठीक है, यहाँ पर एक काम करना है कि यदि Q बिंदु P की तरफ अग्रसर हो जाए, अगर Q बिंदु P की तरफ चलना शुरू कर दे तो क्या होगा, ठीक है, कि ये जो बिंदु है Q अगर ये P की तरफ आने लगे, तो ध्यान देना कि अगर ये बिंदु P की तरफ आएगा, अगर ये बिंदु P की तरफ आएगा तो P और Q एक टाइम पे संपाती हो जाएंगे, कि जैसे जैसे Q P को क्रॉस करेगा, जैसे जैसे Q का मान P की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे तो अपने कह सकते हैं तो डेल एक्स का जो मान है या डेल वाई का मान है ये शून्य होते जाएंगे। ये क्या होते रहेंगे, शून्य होते रहेंगे। कि Q अगर P की तरफ बढ़ने लगा तो ये निर्देशांक इस निर्देशांक में चेंज हो जाएगा और ये निर्देशांक इस निर्देशांक में चेंज हो जाएगा। या अपने यूँ कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है डेल एक्स और डेल वाई, ये जीरो की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझना कि अगर Q P की तरफ आता है तो निर्देशांक जो हैं वो संपाती होने शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में अपने कह सकते हैं कि जो उनमें अलग परिवर्तन था वो जीरो की तरफ बढ़ेगा। ये लिमिट के लिए अपने को यूज़ करना ही है। तो देखो अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये वाला मान शून्य की तरफ बढ़ने लगा, ये वाला मान किसकी तरफ बढ़ने लगा, शून्य की तरफ। यहाँ पर हमने लिख ही दिया। तो अब देखना, तो ये जो हिस्सा हमने लिखा भी, ठीक है, ये जो हिस्सा लिखा वो y और y के बीच में रह जाएगा। मतलब अपने कहेंगे कि ये मान y से बड़ा है और y से छोटा है। तो ऐसा तो तभी संभव हो पाएगा जब ये मान खुद y के क्या हो, बराबर हो। तो इस कंडीशन में डेल ए अपॉन में जो डेल एक्स है ये मान किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा लेकिन यहाँ पर ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, y के, ठीक है। ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, y के। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि डेल ए का मान y इंटू डेल एक्स बन जाएगा, y इंटू डेल एक्स। अब समझना इस चीज़ को, ये तो सिर्फ हमने एक ही अल्पांश बनाया। अगर इसी तरीके से यहाँ पर अनंत अल्पांश बना दें या काफ़ी सारे अल्पांश यहाँ पर अपने बना दें तो क्या होगा, मतलब इस कोटि से लेकर उस कोटि तक बीच में ऐसे अल्पांश हम खींचते ही रहें और लास्ट में फिर उन सब का जोड़ कर दें
लास्ट में उन सबका क्या कर दें हमने जोड़ कर दे, तो क्या होगा उस कंडीशन की बात अपने करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं डेल ए और ये जो y इंटू में जो डेल x जो भी लिखा है अपने को, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर एक बार लिमिट का एक बार इसको रूप दे देता हूँ। इसको अपने यहीं से स्टार्ट करें एक बार 2 मिनट रुकिए, कि जैसे हमने ये लिखा कि डेल ए अपॉन में डेल x, ठीक है, ये मान अग्रसर होगा किसकी तरफ, y की तरफ। यहाँ पर अपने लिमिट लगा दें, क्योंकि लिमिट हमने यहाँ पर लिखी रखी है, तो इस लिमिट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अभी कि डेल x टेंस टू 0, डेल y टेंस टू भी 0, दोनों ही बातें एक साथ चलेंगी। यहाँ पर y है नहीं तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और ये सारा dA में चेंज हो जाएगा कि dA अपॉन में जो dx है ये बराबर आ जाएगा y के, या dA बराबर y डॉट में dx। और फिर यहाँ पर वो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी अल्पांश बन सकते हैं वो सारे के सारे अल्पांश यहाँ पर बना दीजिए। तो सारे के सारे अल्पांश बनाओगे कहाँ से कहाँ तक, a बिंदु से लेकर b बिंदु तक, a बिंदु से लेकर b बिंदु तक अल्पांश बना दीजिए सभी। तो इसको ऐसे लिख देंगे a से लेकर b y डॉट में dx। और सभी अल्पांशों को जब जोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पर जितने भी अल्पांश हैं उन सभी अल्पांशों को जब जोड़ोगे तो a b c d ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। मतलब ये सिर्फ जो dA है ये सिर्फ ये वाला अल्पांश है, यहाँ पर और भी अनंत अल्पांश, मतलब अनंत अल्पांश यहाँ पर अपने जब बना देंगे उन सबको जब जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो निशान है ये अनंत श्रेणी के योगफल में हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। ये जो निशान हम यूज़ करें जिसको अपने समाकलन का निशान बोलते हैं, ये हमने अनंत श्रेणियों के योगफल के अंदर भी यूज़ किया था। इसको लिखने का एक शॉर्ट मेथड है ये। तो ये जो जोड़ आया ये सभी अल्पांशों का जोड़ है, ध्यान देना, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक सभी अल्पांशों का ये जोड़ है। ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक, ए से लेकर बी तक जितने भी अल्पांश बन सकते हैं उन सब का ये जोड़ है। तो इस जोड़ को ये पूरी आकृति, ये जो पूरी आकृति हमें दिखाई दे रही है कौन सी, ए बी सी डी, इस पूरी आकृति का ये क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इस पूरे को मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, इस तरीके से, और ये एज इट इज रहेगा। तो एग्ज़ाम में तो वैसे नहीं पूछा जाएगा, बस हमें यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, हमें पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है। और सिर्फ अपने को ये लास्ट जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट सिर्फ ये कि ध्यान में रखना है कि अगर हमें x अक्ष से परिबद्ध 2 कोटियाँ हैं, फलन है और x अक्ष है, ठीक है, 3 बातें हो गई ना कि हमारे पास एक तो आ गया फलन, ठीक है, एक तो फलन, और एक हमारे पास आ गई 2 कोटियाँ, और एक हमारे पास क्या आ गया, x अक्ष। ये 3 बातें हैं जैसे। तो इन तीनों के लिए सिर्फ ये वाला सूत्र यूज़ कीजिए। देखो ये जो y है, ये तो फलन के लिए आ गया, ये dx x अक्ष से परिबद्ध को संबंधित है, उसको शो करेगा ये, ठीक है। y किसको शो करेगा, y शो करेगा फलन को। ये dx किसको व्यक्त करेगा, ये dx व्यक्त करेगा कि हमने किस अक्ष से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात किया है या करना है। और a और b ये 2 कोटियों को व्यक्त करेगा। तो बस ये सूत्र याद कर लीजिए। इस सूत्र के अंदर सिर्फ 3 टर्म्स हैं कि एक तो फलन है, अक्ष है और 2 कोटियाँ हैं। सिर्फ ये 3 बातें यहाँ पर हैं और इसी से अपने इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और यही सब कुछ, यही जितना भी काम किया, यही काम अगर अपने को y के लिए करना पड़ जाए, कि ये तो हमने x अक्ष के ऊपर बनाया सारा कुछ, यही डायग्राम अगर अपने मैं y के ऊपर बना दूँ, कि ये डायग्राम अभी कहाँ पर बना है, x अक्ष के ऊपर बना है ना, इसी डायग्राम को अगर अपने यहाँ y पे बनाते तो क्या होता, तो ये कोटियाँ आ जाती y के लिए, ठीक है। ये जो दोनों कोटियाँ हैं ये किसके लिए आ जाती, y के लिए। तब क्या होता, ठीक है, तब मैं यहाँ एक बार बीच में लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इस y की जगह तो आ जाएगा x, dx की जगह आ जाएगा dy, कोटियाँ कुछ और आ जाएंगे, कोई और कोटियाँ होंगी, जैसे c मान लो, इधर d मान लो, इस तरीके से। तो ये 2 सूत्र यहाँ पर अपने लिए काम आने वाले हैं। एक सूत्र तो ये वाला है a से b y डॉट dx, और एक सूत्र है c से d x डॉट dy। ये जो a और b है या जो c और d है, ये तो वो 2 कोटियों के मान होंगे। अगर x अक्ष से परिबद्ध है तो x वाली कोटियों का यूज़ कर लेंगे, अगर y के लिए परिबद्ध है तो y वाली कोटियों का यूज़ कर लेंगे। dy और dx कब यूज़ करने हैं, dx यूज़ करना है जब x अक्ष के ऊपर डायग्राम बने, dy तब यूज़ करना है जब डायग्राम y अक्ष के ऊपर बने।
और अगर डायग्राम वाई अक्ष के ऊपर बन रहा है तो हम यहाँ पर फलन को x के रूप में लेंगे, फलन को x के बराबर मानकर चलेंगे। और अगर डायग्राम हमारा x अक्ष के ऊपर बन रहा है तो फलन को हम y के बराबर मानकर चलेंगे। बस ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा। और अब अपने इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। 11.1 के पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और अपने को यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। 2 बातें अपने को यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो समझनी और है। उनमें से एक जो बात है वो तो है सममित वक्रों के लिए, और एक है कि अगर कई बार क्या होता है कि वक्र जो होता है आधा वक्र, जैसे यहाँ पर मैंने भी जो वक्र बनाया सिर्फ प्रथम चतुर्थांश के अंदर बना दिया। कई बार वक्र क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में ना होकर अलग अलग हिस्सों में होता है, तो उसके ऊपर देखिए क्या बात इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को यहाँ पर भी समझनी है। तो इसमें अपने सबसे पहले तो देख लेते हैं सममित वक्रों का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक एग्जाम्पल इसके ऊपर कर लेंगे सिर्फ इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि x² + y² बराबर a², ठीक है। x² + y² बराबर a², हम जानते हैं ये वृत्त का मानक समीकरण है। तो इसमें लिख दिया कि मान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ हमें एक आकृति दे रखी है और इस आकृति के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो ये हमने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा भी हुआ है कि ये जो समीकरण है ये एक वृत्त का मानक समीकरण है, वृत्त का मानक समीकरण। और इस समीकरण से हमें क्या क्या पता लगता है, एक तो केंद्र के निर्देशांक, और वो हम जानते हैं कि मूल बिंदु, कि इस समीकरण के लिए जो केंद्र के जो निर्देशांक है वो मूल बिंदु पर बनते हैं। और त्रिज्या, सामने जो संख्या दी हुई है इसका वर्गमूल, तो a² का वर्गमूल a, ठीक है। ये 2 बातें हमें यहाँ से सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वृत्त का जो मानक समीकरण है उसका केंद्र तो होता है हमेशा मूल बिंदु 0,0, और त्रिज्या इसकी जो होती है वो कितनी होती है, a के बराबर होती है। अब अपन इसका बनाएंगे सबसे पहले तो डायग्राम। तो देखिए यहाँ तो मूल बिंदु, ठीक है, यहाँ पर तो केंद्र हुआ इसका, इस केंद्र से a त्रिज्या का, तो मान लेते हैं कि ये दूरी हमारे पास a यहाँ तक की। तो यहाँ पर अपने को वृत्त की रचना करनी है। सिर्फ रफ डायग्राम बनाया हमने सिर्फ इसको समझने के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिज्या का वृत्त है, तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे तो अपने जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये बराबर होता है πr², जहाँ r वृत्त की त्रिज्या होती है, मतलब पाई तो त्रिज्या a है तो πa² वर्ग इकाई, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को जैसे समाकलन की सहायता से ज्ञात करना है, तो वो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो अभी यहाँ पर समझना इस चीज़ को कि यहाँ पर ये सारा ही जो भी वक्र है ये यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, चारों चतुर्थांशों में फैला हुआ है और हर हिस्से में एक जैसा है कि यहाँ वाला जो क्षेत्रफल बनेगा उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ और उतना ही है। हम जानते हैं ना कि ये वृत्त के 4 चतुर्थांश हैं, ये वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी वृत्त का चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश और ये भी चतुर्थांश। तो अपने क्या करेंगे, सममित आकृतियों का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ये सममित आकृति है। सममित आकृति का मतलब ये है कि जो हिस्सा इसका यहाँ पर है वही हिस्सा नीचे भी है, या फिर जो हिस्सा यहाँ पर है वो हिस्सा इसके नीचे है, या ये दोनों हिस्से एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, चारों हिस्से एक जैसे हैं, तो मतलब सममित आकृतियाँ हैं। किसी रेखा के पारित, इस रेखा की बात कर लो चाहे इस रेखा की बात कर लो, इस रेखा के पारित हर हिस्सा एक जैसा है। तो अपने क्या करेंगे, ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल अगर अपने को ज्ञात करना है तो हम किसी एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और जितनी सममित आकृतियां हैं, जैसे यहाँ पर 4 सममित आकृतियां हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सममित आकृतियां हैं, तो किसी एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसको 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को समझनी है कि जब भी सममित वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी एक सममित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और जितनी सममित आकृतियां हैं उतने के साथ उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अपने भी यहाँ पर सिर्फ इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो, अगर मैं सिर्फ इस आकृति के क्षेत्रफल की बात करूं तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए, एक तो फलन होना चाहिए। फलन मेरे पास है, यहाँ से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, y के बराबर आ जाएगा। यहाँ से फलन मैं यहाँ से बना लेता हूँ y के रूप में।
अगर आप यहाँ से y का मान निकालोगे तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। हालांकि प्लस माइनस दोनों लिखने थे, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर प्लस वाला मान लिया है, माइनस वाला मान मैंने नहीं लिया y के लिए, क्योंकि इस हिस्से के लिए मुझे पता है कि ये हिस्सा प्रथम चतुर्थांश में है। इतना हिस्सा प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में y पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने y का सिर्फ प्लस वाला मान लिया है, माइनस वाला मान मैंने नहीं लिया। ठीक है, ये मेरे पास फलन बन गया। अच्छा, अब मुझे चाहिए दो कोटियाँ। देखो फलन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। प्रथम चतुर्थांश में जो मैंने फलन लिया है वो ये वाला लिया है, ये वाला। तो इसके लिए मुझे दो कोटियों के मान चाहिए। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर कोटियाँ देखना अपने कौन सी मानेंगे। तो देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ एक तो वहाँ पर कोई कोटि बनाओ, और जहाँ ख़त्म हुआ एक वहाँ पर कोटि बना दो। तो इस बिंदु पे कोटि तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, वाई अक्ष। ये भी एक कोटि ही तो है, जिसको अपने कह सकते हैं x बराबर 0। ध्यान देना, जहाँ से स्टार्ट हुआ एक तो वहाँ कोटि बनानी होती है, और जहाँ ख़त्म हुआ एक वहाँ पर कोटि बनानी होती है। तो यहाँ पर कोटि ये बनी हुई है एक तरीके से, जिसको मैंने बोल सकते हैं x बराबर 0। और इस बिंदु पे कोटि बनानी है तो ये लो, ये बना लो, ये हमने कोटि बना दी इस बिंदु पे। और इस कोटि का जो मान आएगा वो आएगा x बराबर a, क्योंकि ये दूरी a के बराबर है, तो ये वाली कोटि जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर आ जाएगी। दो कोटियाँ भी मेरे पास हैं, ठीक है, कोटियाँ भी है। और अब चाहिए अक्ष चाहिए। अब मुझे पता ही है ये x अक्ष पे तो बना हुआ है डायग्राम कि ये वाली कोटि, फिर ये वाली कोटि और ये फलन। ठीक है, ये सब परिबद्ध कहाँ से बंद हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे x अक्ष से परिबद्ध हैं। ये किससे परिबद्ध हैं, x अक्ष से परिबद्ध। तो सूत्र मैंने आपको इसका बताया ही है कि इसका जो सूत्र है क्षेत्रफल का वो है y डॉट dx। और यहाँ पर कोटियाँ लिखनी होती हैं, तो कोटियाँ ये रही 0 और a, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और y का मान ये रहा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 0 से लेकर a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। और इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो इसका सूत्र अपने लिखेंगे अभी, इसको एक बार छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर आता है x बटा में 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a। और लिमिट जो है वो क्या है, 0 से a। तो पहले उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा अपने को लिखनी है। तो पहले a लिखना है x की जगह, ये सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a लिखना है और यहाँ पर a लिखना है। जब यहाँ a लिखोगे तो x की स्क्वायर है तो a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पद 0। ठीक है, 0 फिर प्लस a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स a बटा a। ठीक है, x का मान a लिखना है ये वाला, तो a बटा a यहाँ पर 1 बनेगा। फिर माइनस का निशान, अब अपने को ये 0 लिखना है सब जगह, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 लिखना है। तो यहाँ पर 0 लिखूँगा तो ये पद 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 के गुणा में है। फिर माइनस, ठीक है, ये प्लस का निशान माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स यहाँ 0 बनेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का मान 0 लिखो तो साइन इनवर्स 0 बटा ये, तो साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 भी कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला पद भी सारा का सारा 0 बन जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ ये बीच वाला पद बचेगा। तो इसको हल करूँगा तो a स्क्वायर बटा में 2, और साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री, मतलब पाई बटा 2। तो ये आ गया मेरे पास ये बना 1/4 पाई a स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई a स्क्वायर। और ये वैसे भी अपने जानते ही तो हैं, ये वर्त के चतुर्थांश का ही तो क्षेत्रफल है। और अब इसको 4 से गुणा करना है। इसको किससे गुणा करना है, 4 से, क्योंकि अपने को पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने तो सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, ये प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको 4 से गुणा करूँगा तो 4 से वो 4 कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, पाई a स्क्वायर रह जाएगा, जो कि किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना। भी क्वेश्चन और भी इसके करेंगे अपने डिटेल में, तब अपने को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि सममित वक्रों का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो सिर्फ किसी एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। जितनी सममित आकृतियां हैं उतने से गुणा कर देना। 2 आकृतियां अगर सममित है तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 आकृतियां अगर सममित है तो 3 से गुणा कर देंगे, 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। तो अब अपने बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की।